स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो अभी मैं करवा रहा हूं ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी हाल ही में रिसेंटली तैयारी करना चाहता है या तैयारी करना स्टार्ट किया है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, तो उसको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिट करेंगे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन हैं जिनको आपको आना ही चाहिए। मतलब ये एक तरीके से बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है। यानी इन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन, और हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जा करके, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस या फॉरेंसिक फार्मेसी, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जाकर के, द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज। देखिए जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसका चेयरमैन कौन बनाया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, आर एन चोपड़ा, सर जोसेफ भोरे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो चेयरमैन थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी के, एक जो कमेटी बनाई गई थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, उसके चेयरमैन थे आप अपने जो आर एन चोपड़ा साहब हैं वो, ठीक है। तो आर एन चोपड़ा साहब को बनाया गया था चेयरमैन किसका, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वाज स्टार्टेड इन। देखिए एक आपकी कंपनी जो स्टार्ट की गई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब भारत में किसी भी तरीके की कोई भी फार्मेसी नहीं थी तब की बात है। तो एक कंपनी स्टार्ट की गई थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। और ये किस सन में स्टार्ट की गई थी, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में स्टार्ट की गई थी। 1947, 1910, 1901, 1974, यानी 1947, 1910, 1901 या 1974। आपके सामने चार ऑप्शन है, और राइट आंसर जो है वो है आपका 1901, यानी 1901 में जो है आपकी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी वो स्टार्ट की गई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था कब, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी फार्मासिस्ट के जीवन के लिए, किसी भी फार्मासिस्ट के कैरियर में, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता कि फार्मेसी एक्ट कब आया था। 1940 आया था, 1948 आया था, 1950 आया था, 1947 तो आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ 1948, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आपको नया मिलेगा। क्योंकि वो नया पॉइंट क्या है कि 4 मार्च, मतलब ईयर तो सबको पता होता है 1948 में आया था, लेकिन डेट शायद ही किसी को पता हो। तो डेट भी आपको मैं बता रहा हूँ, 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट जो है आया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन। देखिए फिर से वही बात पूछ ली गई आपसे घुमा फिरा करके कि तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको कब क्रिएट किया गया था। तो जब भाई आएगा तभी क्रिएट होगा, इसका मतलब तो यानी 1948 में, क्योंकि 1948 में ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक्ट आया था। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, द ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई। देखिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ड्यूरेशन होती है, जो समय सीमा होती है, वो कितने साल के लिए होती है। 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो राइट आंसर आएगा वो होगा 5 ईयर्स, ठीक है। जो समय सीमा होती है वो थी 5 ईयर्स के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई इज 5 ईयर्स। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए पीसीआई में आप जानते हैं 3 तरीके के मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, या ड्रग कंट्रोलर यानी डीसी हो गए, जो कि इंडिया के जो डीसी हो गए, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, या डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी जो सेंट्रल की ड्रग लेबोरेटरी है उसके जो डायरेक्टर होगा वो, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। तो इनमें से कौन से एक, इन चारों में से कौन से एक एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा जाकर के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। देखिए जो यूजीसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं जाकर के, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं जाकर के। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, शेड्यूल एफ एफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एफ एफ, शेड्यूल एफ एफ किससे रिलेटेड है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स, या नन ऑफ द एबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाकर के स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो शेड्यूल एफ होता है वो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है, और ऑप्थेल्मिक का मतलब होगा जाकर के इन द सेंस ऑफ आई, यानी आपकी आंखों से जो सेंस, आँखों के लिए जो सेंस या जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ऑप्थेल्मिक। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसके पहले अगर आपने हमारा शेड्यूल के जो वीडियो अपलोडेड हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर के एक बार देखिए, वहाँ से आपको सारे शेड्यूल एज़ इट इज़ और बिल्कुल टू द पॉइंट और वो भी आसान भाषा में मिल जाएँगे, ठीक है? जो किसी भी एग्ज़ाम में आप फार्मेसी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं फार्मासिस्ट का, आप शेड्यूल को, ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो आप लोग जाइए, विज़िट करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। शेड्यूल एस इज़ रिलेटेड विद, देखिए जो शेड्यूल एस है वो किससे रिलेटेड होता है? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक या लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स। तो द राइट आंसर इज स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, यानी स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो होते हैं शेड्यूल एस के अंदर, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ की बात हो गई। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सभी जानते हैं, किसी को कुछ पता ना हो लेकिन ये जरूर पता होगा, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस शेड्यूल एम के तहत, ठीक है? लिस्ट ऑफ कोलतार कलर शेड्यूल क्यू, ये जो आपका डी वाला है इसमें आ जाएगा लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स, ये शेड्यूल क्यू के अंतर्गत आएगा। जीएमपी मीन्स, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएमपी, चूंकि तो जीएमपी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। गुड मैन प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गुड मटेरियल प्रैक्टिस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो द राइट आंसर इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है? मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है जाकर के आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग रट लीजिए। अ ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग जो प्रॉपर लेबल नहीं होती है, या अ ड्रग कंटेनिंग डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, या ऐसी ऐसी ड्रग या ऐसा फॉर्मुलेशन जिसमें जो है डिकम्पोज्ड सब्सटेंस हम लोग डाल देते हैं, पहले से ही ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे जिसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है? या जिसका टी हाफ कम होगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं, या जिसकी पोटेंसी कम होगी, यानी डिग्रेड हो चुका होगा, पहले से ही डिकम्पोज्ड है, ठीक है? या आप डाल देंगे अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर नेम, तो ये तो स्पूरियस ड्रग हो गई, ये मतलब किसी दूसरे के नाम से मिलता जुलता जो है, आप कोई प्रोडक्ट अपने नाम का रखने, या मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका नाम आपने किसी दूसरे अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट से मिलता जुलता आपने रख लिया, और तो आपका स्पूरियस ड्रग की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो आप जो है उसके नाम से मैच करके बना रहे हैं उसी की तरह। तो अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, या इसका मतलब क्या हो गया, अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। तो क्या है इसका मतलब? जो आपका मिस ब्रांडेड ड्रग है, मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है जाकर के, अ ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग जो कि प्रॉपर लेबल नहीं होती है, जो प्रॉपर लेबलिंग नहीं होती है, मतलब एक जो मैनर दिया गया होता है, जो एक स्टैंडर्ड होता है, उस पैरामीटर्स के हिसाब से अगर वो लेबल्ड नहीं है तो उसको कहते हैं हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर लाइसेंस और परमिट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको हम लोग केवल इम्पोर्ट करा सकते हैं अंडर लाइसेंस और परमिट, मतलब जब हमारे पास लाइसेंस हो या हमारे पास परमिट हो, तो इनमें से किस तरीके की ड्रग को जो है हम लोग इम्पोर्ट करा सकते हैं? शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, न्यू ड्रग्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा जाकर के वो होगा ऑल द एबव, यानी इनमें से सभी दवाएं। अगर आपके पास परमिट है या आपके पास लाइसेंस है इंपोर्ट कराने का, तो आप इनमें से सभी तरीके की दवाएं इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब बाहर से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, और बाहर का मतलब आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ भी रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड, इनमें से किस तरीके की ड्रग को हम लोग इम्पोर्ट करा सकते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ड्रग विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ऐसी दवा जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होगी उसको इंपोर्ट कराने का लाइसेंस मिलेगा। या ड्रग फॉर पर्सनल यूज, यानी आपको पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। या ड्रग विच क्लेम टू प्रिवेंट एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे टू द रूल्स, या आप ऐसी मेडिसिन को इंपोर्ट करा सकते हैं जो शेड्यूल जे के तहत आती हो, यानी शेड्यूल जे की जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने का जो है अगर एक तरीके से क्लेम करती हो। भाई लिखा क्या है कि ड्रग्स विच क्लेम टू प्रिवेंट, यानी ड्रग्स जो कि क्लेम करती हो प्रिवेंट करने के लिए, यानी रोकथाम के लिए, क्या जो कि ऐसी जो बीमारियां जो शेड्यूल जे के तहत आती हैं, जैसे कैटारैक्ट हो गया, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया,
हैं। तो इस तरीके की जो मेडिसिन्स हैं, इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं, इनको ट्रीट करने के लिए कि हम श्योरली इनको ट्रीट कर देंगे, ठीक है? इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं, इनको आप इम्पोर्ट करा सकते हैं। चूँकि शेड्यूल जे का मतलब क्या हो गया? शेड्यूल जे का मतलब ऐसी मेडिसिन जो क्लेम नहीं करती हैं। मतलब आप उनको खाएँ, अगर आपको फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? आपको फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने ये दवा खाई और हमें इस बीमारी में फ़ायदा नहीं मिला। सपोज़ दैट कैंसर 3rd स्टेज, 1st स्टेज तक ट्रीट हो जाता है, लेकिन 3rd स्टेज कैंसर है और आप एंटी कैंसरस ड्रग कितनी भी खा लें, आपको जो है उतना फिर रिलैक्स नहीं मिलता है और आदमी जो है एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाता है। जो कैंसर 3rd स्टेज होता है, चूँकि ये इनक्यूरेबल हो जाती हैं, इनमें आप दवाओं को क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेड्यूल जे की जो बीमारियाँ हैं, उनके अगेन आप क्लेम कर सकते हैं। यानी ऐसी दवा आप मँगा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, शेड्यूल जे में जो बीमारियाँ हैं, उनको हम सही कर देंगे। इस तरीके की मेडिसिन जो है मँगाने की बात हो रही है यहाँ पे। या फिर डी नंबर है मिस ब्रांडेड ड्रग, यानी मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो इनमें से किस तरीके की मेडिसिन आप इम्पोर्ट करा सकते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ड्रग व्हिच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं, आप इसको इम्पोर्ट नहीं करा पाएँगे। ड्रग व्हिच क्लेम टू प्रिवेंट एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे टू द रूल्स। शेड्यूल जे में आने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो भी दवाएँ आप मँगवाना चाहते हैं बाहर से, कि नहीं हम ट्रीट कर देंगे शेड्यूल जे की दवाएँ, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शेड्यूल में बीमारियाँ हैं, वो केवल और केवल आपका डब्ल्यूएचओ के माध्यम से ही तय होता है, ठीक है? डब्ल्यूएचओ अगर बताएगा कि ये बीमारी इनक्यूरेबल है, इसको इस शेड्यूल में रखना है, ठीक है? या किस शेड्यूल में कौन-सी मेडिसिन रखनी है, वो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से होता है, ठीक है? तो ये जो है, ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। शेड्यूल जे की जो बीमारियाँ होती हैं, उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। या मिस ब्रांडेड ड्रग तो आप मँगवाएँगे नहीं, ठीक है ना? जो प्रॉपर्ली लेबल्ड ही नहीं होती हैं, तो उनको क्या मँगवाएँगे? नहीं मँगवाएँगे। अब आपका बचा क्या? ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज़। सपोज़ दैट देखिए, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है? और उस दिक्कत के लिए आप जान रहे हैं कि भारत में अभी वो जैसे कि अभी ब्लैक फंगस चल रहा था, तो एम्फोटेरेसिन बी का इस्तेमाल हो रहा था। अब सपोज़ दैट एम्फोटेरेसिन बी की कमी पड़ जाए भारत के अंदर, तो इम भारत वाले क्या कहेंगे कि भैया इम्पोर्ट करवा लीजिए, बाहर से आ जाए मेडिसिन। तो इस तरीके से मेडिसिन को आप इम्पोर्ट करा सकते हैं, ठीक है? अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, वो कब पास हुआ था? 1954, 1945, 1958 या 1984? तो द राइट आंसर इज 1954। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1954। जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो 1954 में पास हुआ था। फिर मैजिक रेमेडीज इंक्लूड, देखिए जो मैजिक रेमेडीज होती हैं, इनमें क्या क्या होता है? तलिस्म, मंत्रा, कवच या ऑल द एबव? द राइट आंसर इज ऑल द एबव। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तलिस्म, मंत्रा और कवच, ठीक है? तो मैजिक रेमेडीज में ये तीनों चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। तो पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन, देखिए जो पॉइजन एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1929, 1990, 1950 या 1919? द राइट आंसर इज 1919, यानी 1919 में आपका पॉइजन एक्ट जो है पास हो गया था। याद रखने है आपको, ये बात याद रखनी है कि क्योंकि पॉइजन एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि पॉइजन एक्ट, चाहे वो आप लिखित परीक्षा दे रहे हों, आप फार्मेसी के अंदर हों, ड्यूरिंग फार्मेसी आप डी फार्मा, बी फार्मा कर रहे हैं, उसमें भी पॉइजन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फार्मासिस्ट की जो गवर्नमेंटेड वैकेंसी आती है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइजन एक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपको सीधे सीधे समझना है, एमटीपी इसको कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी, इसको एमटीपी भी कह दिया जाता है, ठीक है? ये कब आया था? 1971 में, 1948 में, 1959 या 1987? द राइट आंसर इज 1971। 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इसका जो रूल, जो इसका नियम था, वो आया था 1974 में, ठीक है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। द ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड इन, देखिए जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वो कब अपॉइंट की गई थी? 1954, 1945, 1931 या 1958? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर पे क्लिक करना है। द राइट आंसर इज 1931। ड्रग इंक्वायरी कमेटी, डीईसी, कब अपॉइंट की गई थी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी जिसके चेयरमैन कौन थे? आर एन चोपड़ा,
आर.एन. चोपड़ा को चेयरमैन बनाया गया था ड्रग इंक्वायरी कमेटी का। और कब ये इस्टेब्लिश की गई थी, कब अपॉइंट की गई थी? 1931 में, ठीक है, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज शेड्यूल जी ड्रग? देखिए इनमें से कौन सी जो ड्रग है या जो मेडिसिन है वो शेड्यूल जी के तहत आती है। शेड्यूल जी मतलब जिसको किसी ऐसी मेडिसिन जिसको हमें मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए, किसी क्या कहते हैं, किसी डॉक्टर की देखरेख में लेना चाहिए, ठीक है, मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए, उसको कहते हैं शेड्यूल जी की दवाएं। तो सिमिटिडीन, एलोप्यूरिनॉल, एल एस्पार्जिनेस या कीटोप्रोफेन? द राइट आंसर इज एल एस्पार्जिनेस। देखिए एल एस्पार्जिनेस एंजाइमेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है, एंजाइम होती है नेचर में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। द ज्वाइंट स्टेट काउंसिल हैज, देखिए ज्वाइंट स्टेट काउंसिल जो होती है उसमें कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए? 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 5 to 10 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या 4 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? तो द राइट आंसर इज 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। द ज्वाइंट स्टेट काउंसिल हैज 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इंपोर्ट मीन्स का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मीन्स आप सभी लोग जानते हैं, टू ब्रिंग इनटू इंडिया, यानी इंडिया में लाना ही कहलाता है इंपोर्ट। टू टेक आउट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट, ठीक है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1948, 1970, 1940, 1971? द राइट आंसर इज 1940। देखिए कंफ्यूजन हो सकती है, 1940, 1948। 1948 जो है वो है फार्मेसी एक्ट। वो क्या, कौन सा एक्ट है? फार्मेसी एक्ट। यहाँ पे क्या है? 1940। और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है जो कि है 1945, ठीक है। 1945 में भी जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो आया है 1940 में, और जो उसका रूल है, रूल्स, वो आया 1945 में। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया थ्रू रेल इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? देखिए इंपोर्ट ऑफ ड्रग, किसी भी मेडिसिन का इंपोर्ट, मेडिसिन का इंपोर्ट इन इंडिया, भारत में, थ्रू रेल यानी रेल के माध्यम से, अलाउ, कब जो है अलाउ किया गया था? कि मतलब किन किन स्टेशंस पे या किन किन स्थान पे जो है अलाउ किया गया था इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स? यानी ड्रग्स को जब हमने बाहर से मंगवाया था तो माध्यम क्या था? रेल। रेल के माध्यम से जब ड्रग को बाहर से मंगवाया गया था तो किन स्थानों पे या किन स्टेशन पे पहले आया था? तो अमृतसर रेलवे स्टेशन है, फिरोजपुर कैंट है, या राना घाट रेलवे स्टेशन है, या ऑल द अबव? तो द राइट आंसर इज ऑल द अबव। देखिए जब पहली बार मेडिसिन आई थी भारत में बाहर से, तो वो इन तीनों ही जगहों पे पहुंची थी, अमृतसर रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर कैंट और राना घाट रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया थ्रू सी एंड एयर बोथ इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? देखिए इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, भारत में दवाओं को लाना कहाँ से? समुद्री मार्ग से या वायु मार्ग से? कब अलाउ हुआ था या किन स्थानों पे अलाउ हुआ था? पहली बार किन किन स्थानों पे अलाउ किया गया था? समुद्री मार्ग से और वायु मार्ग से। तो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे या ऑल द अबव? द राइट आंसर इज ऑल द अबव। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन को इंपोर्ट कराना बाहर से, किस माध्यम से? सी यानी समुद्र के माध्यम से, और वायु के माध्यम से। वायु का मतलब बाय द हेलीकॉप्टर या बाय द एरोप्लेन, ठीक है। तो मद्रास, कलकत्ता या बॉम्बे, तो इन तीन जगह पे जो है सबसे पहले आई मेडिसिन, समुद्री मार्ग से और वायु मार्ग से। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज अ नेचुरल कलर? देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कलर जो है नेचुरल कलर है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कैरामल, कैरोटीन, टार्ट्राजिन या ऑल द अबव? द राइट आंसर इज कैरोटीन। देखिए कैरोटीन की वजह से ही जो आपका कलर होता है गाजर में, वो होता है, ठीक है, नारंगी कलर का, वो इसी की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। तो कैरोटीन क्या है? एक आपका नेचुरल कलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज एन आर्टिफिशियल कलर? इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल कलर है? कैरामल, कैरोटीन, टार्ट्राजीन? द राइट आंसर इज कैरामल, ठीक है। जो कैरामल है आपका, वो आपका आर्टिफिशियल कलर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज परमिटेड टू बी यूज्ड इन सोप्स? देखिए इनमें से कौन सा कलर जो है परमिट किया गया है, मतलब आप लोगों को मतलब आदेश दे दिया गया है या अप्रूव्ड है कि इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल करेंगे सोप्स में, साबुन में? तो जैसे थैलोसाइनिन ब्लू, सिट्रस रेड नंबर 2, रोडामीन या ऑल द एबव? तो राइट आंसर जो इसका होगा जाकर के वो होगा ऑल द एबव। थैलोसाइनिन ब्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सोप्स में, सिट्रस रेड नंबर 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सोप्स में, रोडामीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोप्स में।
क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। शेड्यूल एच इज रिलेटेड विद, देखिए जो शेड्यूल एच है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, या स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो है शेड्यूल एफएफ के तहत आती हैं। इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा शेड्यूल एच का मतलब होगा जाकर के लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी उसको कहते हैं शेड्यूल एच की दवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अब हम लोग चलेंगे 29 की तरफ। शेड्यूल जी इज रिलेटेड विद, देखिए जो शेड्यूल जी है वो किससे रिलेटेड है। शेड्यूल जी इज रिलेटेड विद लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, या लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। तो शेड्यूल जी मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल जी के तहत वो दवाएं आती हैं जिसको किसी मेडिकल सुपरविजन के तहत लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका इंसुलिन आ जाता है, क्या आ जाता है, इंसुलिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। शेड्यूल एम इज रिलेटेड विद, देखिए जो शेड्यूल एम है वो किससे रिलेटेड है। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब ऐसी, देखिए शेड्यूल एम इज रिलेटेड विद लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसी सब्सटेंस की लिस्ट जो केवल मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लेनी चाहिए, या लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यानी प्रिस्क्रिप्शन वाली जो मेडिसिन होती हैं वो आ जाएंगी, या जीएमपी आ जाएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा किसकी, कॉस्मेटिक की। तो शेड्यूल एम जो है वो जीएमपी के लिए आ जाएगा जाकर के, द राइट आंसर इज जीएम। हमारा अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है जाकर के वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट शेड्यूल C1 ड्रग्स, इनमें से कौन सी ड्रग्स जो है वो शेड्यूल C1 की ड्रग्स नहीं है। एरगेट है, डिजिटालिस है, फिश लिवर ऑयल है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपका शेड्यूल एच की जो है मेडिसिन है। ठीक है, और ये जो तीनों है आपकी एरगेट है, डिजिटालिस है, फिश लिवर ऑयल है, ये तीनों ही आपकी शेड्यूल C1 की मेडिसिन हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहली ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से डिराइव्ड की गई थी, बैक्टीरिया से प्राप्त की गई थी, और इसके जो खोजकर्ता थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा वो थे वॉक्समैन। वॉक्समैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा। एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होती है। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है जाकर के कि पहली एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया से खोजी गई, और खोजने वाले थे वॉक्समैन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज लाते रहते हैं फार्मासिस्ट के, वन लाइनर क्वेश्चंस भी लाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, और फार्मासिस्ट की जो गवर्नमेंटेड वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट कराते रहते हैं। करना आपको इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।